हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर्क सॉल्यूशंस। मैं हूं राकेश गोसावी। 2023 के एग्ज़ाम के लिए बोर्ड सीईटी नीट इन जैसे एग्जाम्स के लिए हमने 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स लेक्चर्स ये सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने ऑलरेडी 6 लेक्चर्स किए हैं। आज हमारा 7th लेक्चर है, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। इस चैप्टर का ये लगभग 3rd लेक्चर है। तो इससे पहले 2 लेक्चर में हमने एटम्स इस टॉपिक पे पढ़ा है, बोर्स पॉस्टुलेट, देन एटॉमिक स्पेक्ट्रा, लाइमन सीरीज, वाल्मन सीरीज, सारी चीज़ें हमने वहाँ पे पढ़ी है। अगर आपने वो पार्ट मिस किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाके या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके इस वीडियो को देख सकते हो। चालू करते हैं आज हमारा 7वां लेक्चर, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले एटम्स के बाद न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये न्यूक्लियस में क्या होता है हमें पता है, बेसिक चीज़ें हमें पता है कि न्यूक्लियस में क्या होता है बेटा। यस तो न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, राइट। तो न्यूक्लियस में क्या होता है बेसिकली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, मतलब ज़्यादातर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में। जैसे देखो, एटम में बेसिकली 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। कौन से एटम में बेसिकली 3 एलिमेंट पार्टिकल, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों को कंबाइनली हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। न्यूक्लियॉन्स मतलब क्या, ऐसे पार्टिकल जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है ना। और न्यूक्लियर में एक फोर्स भी होता है, न्यूक्लियर फोर्स, जिसके बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्व करता है यस एट न्यूक्लियस के अराउंड, बराबर है। उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बोर्स पॉस्टुलेट में हमने सब पढ़ा है। अभी हम लोग देखेंगे, देखो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, है ना। तो उस बेसिस पे हम लोग कुछ पैरामीटर समझेंगे। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर है एटॉमिक नंबर। अभी एटॉमिक नंबर होता क्या है। यस, एटॉमिक नंबर मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस। या फिर हम लोग अगर हम लोग बाकी जगह पे पढ़ेंगे तो ऐसा भी हम लोग पढ़े होंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इन एटम। मतलब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन के नंबर कैसे होते हैं, सेम होते हैं अगर एटम न्यूट्रल है तो। लेकिन हम लोग न्यूक्लियस का स्टडी कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे सिर्फ प्रोटॉन देखेंगे। ओके, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या बोलेंगे हम लोग, एटॉमिक नंबर। ओके, इसको डिनोट किया जाता है Z से, इसको डिनोट किया जाता है Z से। फिर आता है हमारा एटॉमिक मास नंबर। ओके, या फिर हम लोग उसको सिर्फ मास नंबर भी बोलते हैं। तो मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एटॉमिक मास नंबर जो रहता है वो A से डिनोट किया जाता है। एटॉमिक मास नंबर A से डिनोट करते हैं हम लोग। ओके, देन उसके बाद न्यूट्रॉन नंबर भी होता है। न्यूट्रॉन नंबर मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर, देखो A माइनस Z, इसको हम लोग न्यूट्रॉन नंबर बोलते हैं। ओके, न्यूट्रॉन नंबर। अब ये आइसोटोप्स क्या होता है बेटा। आइसोटोप्स मतलब ऐसे 2 अलग अलग एटम्स हो गए जिनका एटॉमिक नंबर सेम है। ओके, सेम एटॉमिक नंबर, ओके, बट डिफरेंट मास नंबर। ओके, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ऐसे स्पेसिस को हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स। ओके, देन आइसोबार्स क्या होता है। आइसोबार्स मतलब सेम मास नंबर, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ओके, और ये आइसोटोन्स क्या होता है। आइसोटोन्स मतलब डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ओके, बट सेम न्यूट्रॉन नंबर, मतलब जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहते हैं। ओके, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग समझेंगे कि आइसोटोप्स मतलब वो सेम एलिमेंट के स्पेसिस होते हैं। क्योंकि हमें पता, हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है केमिस्ट्री में। तो पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासीफाई हुआ है, बराबर ना। अगर किसी 2 एटम्स के अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो एक ही जाति के एक ही स्पेस के माने, मतलब एक ही स्पेसिस के माने जाते हैं। मतलब अगर हाइड्रोजन है, बराबर ना, हाइड्रोजन 1 या फिर हाइड्रोजन 2 तो हम लोग इसको हाइड्रोजन, इसको ड्यूटेरियम या फिर हाइड्रोजन 3 भी होता है। तो मतलब हाइड्रोजन के यहाँ पे 3 आइसोटोप हमें पता है, एक हाइड्रोजन, एक ड्यूटेरियम, एक ट्रिटियम, ऐसे मतलब जिसमें मास नंबर तीनों में एक ही है। यहाँ पे क्या होता है, यस एटॉमिक नंबर सेम ही है, मास नंबर डिफरेंट है। ओके, तो यहाँ पे हमें पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ मैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, एटॉमिक मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। एक और चीज़ हमने पढ़ी यहाँ पे, न्यूट्रॉन नंबर मतलब क्या होता है,
जित नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ए माइनस जेड से डिनोट करेंगे। आइसोटोप्स मतलब सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार्स सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोन्स यस डिफरेंट मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम न्यूट्रॉन नंबर, मतलब इसको हम लोग न्यूट्रॉन नंबर भी बोलते हैं। ओके तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। देन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अभी हमें पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये सारी चीज़ें, तो हमने एक्यूरेट थोड़ा सा मास देखेंगे। तो देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.109383 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.672623 इंटू 10⁻31। सॉरी यहाँ पे गलती हो गया है, शायद गलती से टाइप हो गया होगा। ओके तो यहाँ पे मैं करेक्ट कर देता हूँ सबसे पहले, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये 10⁻27 किलोग्राम है। ओके 10⁻27 किलोग्राम। ओके तो ये हमने समझ लेना है। देन न्यूट्रॉन का भी मास होता है 10⁻27 किलोग्राम। ओके सो यहाँ पे टाइपराइटर से टाइप करते वक्त उल्टा पुल्टा सेम कॉपी पेस्ट हो गया होगा। ओके तो अभी लेकिन हमें पता है कि इतना छोटा छोटा मास है तो कैलकुलेट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, बराबर है ना, इतना एक्यूरेसी में। तो यहाँ पे और बाकी सारी चीज़ें हमें समझने के लिए भी ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एक और न्यू यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, उसको आप AMU या फिर U से भी जानते हो, है ना, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। तो वो होता क्या है वो हम लोग समझते हैं। देखो यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट होता है 1.6605402 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, ये सही है। ओके देन यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर इसको कंपेयर करेंगे तो 0.00055। ओके मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 1.007825। ओके और मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008665। मतलब अगर हम लोग देखेंगे मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग सेम है, इवन किलोग्राम में भी देखेंगे तो लगभग सेम है। देखो 1.67 1.67, बस आगे हमारा थर्ड डिजिट जो है पॉइंट के बाद वो चेंज हो रहा है, बराबर है। तो ये यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है, बराबर ना, ये भी हम लोग समझते हैं कि ये यू क्या है, AMU या फिर यू हम लोग जो लिखते हैं। सो व्हाट इज इट मीन, तो इसका मतलब कार्बन जो 12 आइसोटोप है, मतलब हम लोग न्यूट्रॉन कार्बन हम लोग उसको बोलते हैं। ओके सो कार्बन 12 आइसोटोप के अगर हमने 12 पार्ट कर लिया, इसका अगर मास मान लेते M, तो उसको अगर हमने 12 से डिवाइड कर लिया, ओके तो ये होता है 1 AMU, ये होता है 1 AMU। मतलब ये जो मास है ये किसका है, ये दिस U 1U इंटू 12 इज मास ऑफ कार्बन 12 6 आइसोटोप। ओके मतलब कार्बन 12 आइसोटोप हम लोग समझेंगे, मतलब जो न्यूट्रॉन कार्बन जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, बराबर ना, जिसमें 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके उसका मास को, उसके मास को अगर हम लोग 12 से उसके 12 पार्ट करेंगे इक्वल, तो एक पार्ट का मास होता है 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। ओके देन आगे हम लोग समझते हैं, देखो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हमने पता है कि E इज इक्वल टू क्या होता है mc², E इज इक्वल टू क्या होता है mc²। तो मतलब हर एक मास यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो वैसे ही तो ये यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट से भी हम लोग समझेंगे कि हर एक मास कितनी एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है दैट करस्पॉन्ड्स टू 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके देन वैसे ही हम लोग देखेंगे मास ऑफ प्रोटॉन 938.28 और मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 939.57। ओके सो इतनी एनर्जी हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से मिलती है। अभी हम लोग देखेंगे कि अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अभी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहली बात तो हमें पता है कि एटम में एक न्यूक्लियस होता है। ओके एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। तो न्यूक्लियस की साइज जो रहती है ना लगभग 10⁻⁻15 मीटर के आसपास, हाइड्रोजन न्यूक्लियस की उससे थोड़ी थोड़ी ज़्यादा होती है, वो भी हम लोग समझते हैं। ओके मतलब उसकी रेंज, न्यूक्लियस की रेंज जो रहती है लगभग -15 टू 10⁻14 मीटर। अभी इतनी छोटी सी जगह में ढेर सारे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स यहाँ पे एक जगह पे रहते हैं, बराबर है। तो ये जो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन जो रहते हैं ना, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करते हैं। चलो न्यूट्रॉन मान लेते हैं न्यूट्रल, लेकिन प्रोटॉन है तो एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए। लेकिन हमने न्यूक्लियर फोर्स में पढ़ा है कि नहीं, प्रोटॉन को अट्रैक्ट ही करेगा अगर ये रेंज 10⁻40 मीटर से कम है, तो बराबर ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। तो हम लोग समझे कि यार ये क्या है एग्जैक्टली। ओके तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि देखो न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन
और न्यूट्रॉन। तो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है z, तो z इंटू हमने ले लिया मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मतलब क्या होता है a माइनस z। ओके, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन से। तो ये टोटल न्यूक्लियस का मास होना चाहिए, यस थेरोटिकली ये मास होना चाहिए ना, z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन होता क्या है प्रैक्टिकली एटम का जो न्यूक्लियस है उसका मास उससे थोड़ा सा कम होता है, तो उसको हम लोग कर दें माइनस z। मतलब ये हो गया कैलकुलेटेड मास। ओके, थेरोटिकल मास हम लोग बोलेंगे थेरोटिकल मास, और ये हो गया एक्चुअल मास। ओके, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है एक्चुअल मास और थेरोटिकल मास। मतलब जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो कभी कभी कुछ लोग थोड़ा सा झोल कर देते कि यार एक मतलब 1000 ग्राम होना चाहिए था अगर 1 किलो में, तो थोड़ा सा 990 ग्राम आ जाता है। मतलब क्या हो जाएगा थोड़ा सा एरर आ जाता है ना, तो वैसा एरर न्यूक्लियस में आया है तो उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। ओके, कोई जानबूझ के नहीं करता, गलती से भी हो सकता है। ओके, तो इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। मतलब ये मास जाता कहाँ पे फिर, बराबर ना, मास जाता कहाँ पे, वो भी एक सवाल पैदा होता है। तो देखो ये जो मास डिफेक्ट है, दैट मास डिफेक्ट प्रोवाइड्स द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो ये मास इनटू क्या करेंगे आइंस्टाइंस मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग डेल्टा एम सी स्क्वायर, इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, या फिर हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। इसको क्या बोला जाता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। मतलब ये जो मास कम हो रहा है ना, ये जो मास कम हो रहा है तो ये कहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, वो कन्वर्ट कर रहा है एनर्जी में, और वो एनर्जी इन सारे न्यूक्लियस को पकड़ के रख रही है, जिससे न्यूक्लियर फोर्स तैयार हो रहा है। ओके, सो ये होती है बाइंडिंग एनर्जी। तो अभी क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी क्या कर रही है, दैट बाइंडिंग एनर्जी बाइंड्स द z नंबर ऑफ, और या फिर a नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को कंबाइन करके मास नंबर जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ पकड़ के रख रही है, बाइंड करके रख रही है, बराबर है। तो मतलब बाइंडिंग एनर्जी हर एक के लिए अलग अलग हो सकती है, यस। तो इसके लिए एक पैरामीटर हम लोग ढूंढेंगे, एक वो कंसेप्ट होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ओके, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब क्या कि अगर मान लो 10 न्यूक्लियन से, तो उसके लिए अगर 10 यूनिट एनर्जी चाहिए तो एक न्यूक्लियन के लिए कितनी लगेगी 1 यूनिट। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास, इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ओके, सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो जाती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है यहाँ पे फिर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, या फिर हम लोग डेल्टा एम की जगह ये वैल्यू पूरी डाल सकते हैं। मतलब क्या हो जाएगा जेड इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस, और ये हो जाएगा मास नंबर। ओके, सो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज़्यादा होगी उतना न्यूक्लियस स्टेबल होगा। हम लोग यहाँ पे एटम के बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे, ओके, न्यूक्लियस के बारे में ही डिस्कस करें। तो न्यूक्लियस स्टेबल कब होता है, जब उसके पास बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। बाइंडिंग एनर्जी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। ओके, तो ये बाइंडिंग एनर्जी जो रहती है तो वो हम समझते हैं कि उसका एक ग्राफ हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे देखो इस तरीके से हमें ग्राफ दिख रहा है ये। तो ये फिक्स है बेटा, हर मास नंबर के अकॉर्डिंग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फिक्स रहेगी। देखो ये मास नंबर एक्स एक्सिस पे है और ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, थोड़ा ब्लर हो चुका है। ओके, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर हीलियम, मतलब ये सारी चीज़ें, फिर ये है हीलियम, सॉरी यहाँ पे हीलियम है, हाइड्रोजन है, ट्रिटियम है। ओके, मतलब जो हाइड्रोजन का आइसोटोप, देन लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 16 है, ऑक्सीजन 18 आइसोटोप है, सल्फर है, Fe है, ऐसे। मतलब ये देखो ग्राफ ऐसे ऊपर जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी जो है, यस, जैसे जैसे ऊपर आ रहा है वैसे बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है। मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे ऊपर आ रहा है यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ रही है, यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ रही है। यहाँ से यहाँ पे कैसा है, अनस्टेबल है। ओके, और लगभग ये जो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, इसको थोड़ा सा स्टेबल माना जाता है, इसको ज़्यादा, इसको एवरेज स्टेबिलिटी बोलते हैं, मतलब ये स्टेबिलिटी लाइन लगभग मानते हैं। तो मतलब 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर कम एनर्जी, मतलब ये भी कैसे हो जाएगी, ये हो जाएंगे अनस्टेबल। तो ये जो ऊपर है, ये जो ऊपर ये हो जाएंगे स्टेबल, बराबर, ये हमने लिखा है ऑलरेडी। तो मतलब क्या होता है यहाँ पे, जो अनस्टेबल है वो स्टेबल होने की कोशिश करता है, जो स्टेबल है वो स्टेबल होने की कोशिश करता है क्या, नहीं, है ना। देखो एक बात यहाँ पे बताता हूँ, हमेशा ध्यान में रखना, हर एक
हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक इंसान, हर एक मतलब हम लोग बोल सकते कोई भी चीज़, कोई भी पार्टिकल हो, मैसिव हो, ओके, कोई कैसा भी हो, वो हर एक चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश करती है, बराबर है। अभी आपने भी अपने आसपास में एग्जांपल्स देखे होंगे कि बहुत सारे लोग सिर्फ उनको लगता है गवर्नमेंट सर्विस मतलब एक बार सर्विस या जॉब, गवर्नमेंट जॉब लग गई मतलब लाइफ स्टेबल, वरना हर एक कोई स्टेबिलिटी चाहता है। और आपने देखा कि गवर्नमेंट जॉब्स को रिज़ाइन करने वाले की संख्या बहुत कम हुई थी, क्योंकि स्टेबिलिटी से बाहर कोई आना नहीं चाहता। वैसे ही ये नेचुरल बिहेवियर है, ओके, तो इसको कुछ अलग मत समझिए। तो हर कोई स्टेबल होना चाहता है, बराबर है। तो यहाँ पे भी ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है स्टेबल होना चाहते हैं, ये भी अनस्टेबल न्यूक्लियस है स्टेबल होना चाहते हैं। अभी स्टेबल होने के लिए उनको जो मास नंबर है वो फॉलो करना पड़ेगा। मतलब क्या होता है, जो दो या तीन जो छोटे छोटे न्यूक्लियस है वो कंबाइन हो जाएंगे, अपना मास नंबर बढ़ाएंगे, मतलब ऊपर वाले ग्राफ में जाने की कोशिश करेंगे, स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। लेकिन जो हेवी न्यूक्लियाई है, तो हेवी न्यूक्लियाई अनस्टेबल, वो भी अनस्टेबल है, तो ये फिर ये स्टेबल कैसे होंगे, उनको ब्रेक होना पड़ेगा। मतलब देखो, दो छोटे कंबाइन होकर स्टेबल होंगे, समझ में आ रहा है, और जो हेवी है वो ब्रेक होकर स्टेबल होंगे। अभी इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे दे सकता हूँ कि अपने जिम में दो कैटेगरी के लोग देखे होंगे, है ना, एक ऐसे होते हैं एकदम और एक ऐसे होते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है कि जो ऐसा होता है मतलब इस टाइप का, तो क्या करता है, अपना मास बढ़ाने की कोशिश करता रहता है, डम्बल्स उठा के, डम्बल्स उठाएगा, प्रोटीन खाएगा पिएगा, जो भी, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जिम जाता हूँ, ओके। और उसके बाद मतलब जिम नहीं जाता हूँ मतलब इसका मतलब एक्सरसाइज नहीं करता, ये नहीं होता है, एक्सरसाइज भी करता हूँ लेकिन जिम नहीं जाता हूँ, मुझे क्या पता, नहीं पसंद है पहले से, ठीक है। और फिर अनस्टेबल मतलब जो ऐसा रहता है वो क्या करेगा, वो एक्सरसाइज करके अपना वेट घटाने की कोशिश करता है, क्योंकि हमें पता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, क्या बताता है कि एवरेज वेट होना चाहिए हमारा। तो एवरेज अगर वेट नहीं है, तो अगर उससे कम है तो अंडर वेट बोला जाता है, उससे ज़्यादा है तो ओवर वेट, तो हमें एवरेज में लेना चाहिए। तो वैसे ये स्टेबिलिटी लेनी, स्टेबल में होना है। तो जिसका मास नंबर कम है वो मास नंबर बढ़ाने की कोशिश करेगा, मतलब वो कंबाइन होगा, और अरे जिसका मास नंबर ज़्यादा है ज़रूरत से, वो ब्रेक होगा, ओके। तो इस प्रोसेस को, मतलब जो कंबाइन होते हैं उसको बोला जाता है फ्यूजन, इसको बोला जाता है फ्यूजन। और जिसमें ब्रेकिंग होता है इसको बोला जाता है फ्यूजन। तो दो टाइप के रिएक्शंस हमें पता होने चाहिए, जो होता है फ्यूजन एंड फ्यूजन। एक सेकेंड, फ्यूजन एंड फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन भी हम लोग बोलते हैं। तो फ्यूजन मतलब क्या होता है, व्हेन टू स्मॉलर न्यूक्लियाई कंबाइन ईच अदर एंड मेक heavy nuclei to become stable. That process is known as nuclear fusion. And fission is what, when the heavy nuclei breaks into two or more nuclei to become stable, is known as nuclear fusion. Okay, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब क्या होता है कि कोई भी जो हेवी न्यूक्लियस होता है ब्रेक होता है। हेवी न्यूक्लियस जो होता है मतलब वो हेवी है तो क्या करेगा, वो दो टुकड़े में ब्रेक होगा तो स्टेबल हो जाएंगे, ओके, बराबर ना। फ्यूजन में मैं शायद से गलत बोला होगा, तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होगा, फ्यूजन मीन्स ब्रेक होगा, ओके। तो फ्यूजन के हम लोग कुछ रिएक्शंस देखेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे हमने कुछ रिएक्शंस निकाले, तो यूरेनियम 23692 जो है उसमें से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आयोडीन, ओके, और एक वाई, ओके। तो इट्रियम आई गेस उसका नाम है, ओके, शायद से गलत भी हो सकता है, पीरियोडिक टेबल एकदम कट टू कट याद नहीं क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ा था, ओके। तो और 2 न्यूट्रॉन, देन यूरेनियम का हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ऐसे ब्रेक होता है, मतलब ब्रेकिंग हो रहा है ना, देखो मास नंबर यहाँ पे ब्रेक हो रहे, न्यूट्रॉन यहाँ पे निकल रहा है, ओके, ऐसे यहाँ पे भी, ओके। तो इस तरीके से हमें क्या मिलता है, अलग अलग फ्यूजन रिएक्शन देखने को मिलते हैं, ओके। तो ये हो गया फ्यूजन। तो नेक्स्ट होता है फ्यूजन। अभी फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन मतलब दो छोटे वाले कंबाइन होंगे और हेवी न्यूक्लियर फॉर्म करेंगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन की एक फेमस रिएक्शन, यस, तो अगर आपको रिएक्शन देख के कुछ समझ में आया होगा तो अच्छी बात है ना। तो देखो हाइड्रोजन मैं बात तब तक कमेंट्स में डाल दीजिए ये कौन सी रिएक्शन है, ओके। ये क्या है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या बनेगा, ड्यूटेरियम बनेगा, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, ओके, या पॉजिट्रॉन है न्यूट्रिनो, और कुछ एनर्जी रिलीज होगी। फिर यहाँ पे क्या होगा, ओके, फिर यहाँ पे एक और इंटरमीडिएट स्टेप रहती है, फिर यहाँ पे एक ड्यूटेरियम एक हाइड्रोजन कंबाइन होगा, एक हीलियम 3 आइसोटोप बनेगा, ओके, एक गैमा रे और एक कुछ
एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी, फिर से 2 हीलियम 3 आइसोटोप कंबाइन हो गए, और यहाँ पे शायद गलती से यहाँ पे फिर से टाइपिंग मिस्टेक हुई है, थोड़ा सा टाइपिंग पे ध्यान देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर से हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गए और कुछ एनर्जी रिलीज होगी, फिर क्या हाइड्रोजन, फिर ऐसे कुछ रिएक्शन बनाएंगे, ऐसे स्टेप्स बनाएंगे, ऐसे कुछ गिने चुने स्टेप्स यहाँ पे दिखाए गए, सारे स्टेप्स नहीं है। तो ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, फ्यूजन रिएक्शन है। और आई होप आपने गेस किया होगा, सन के ऊपर लगभग ऐसी रिएक्शंस होती है, क्योंकि हमें पता है सन क्या है, सन हाइड्रोजन का गोला है ना, राइट। सन के ऊपर ढेर सारा हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन कंबाइन होके, यस, वो हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन होके क्या बन रहा है, हीलियम बन रहा है, हमें पता है, और उसमें ढेर सारी एनर्जी रिलीज हो रही है। वो एनर्जी हम लोग फील करते हैं अप्रैल मई में ज़्यादातर, है ना। तो ये होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। सो आई होप ये आपको समझा होगा। देन नेक्स्ट हम लोग समझते हैं अल्फा डीके क्या होता है। अल्फा डीके मतलब, क्योंकि ना हम लोग रेडियो एक्टिविटी मतलब क्या होता है, वहाँ पे उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन। मतलब कुछ सब्सटेंस होते हैं, जैसे यूरेनियम होता है, थोरियम होता है, ऐसे ढेर सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है। वो क्या करते हैं, कुछ वो अनस्टेबल रहते हैं, तो वो स्टेबल होने के लिए कुछ रेडिएशंस, कुछ इमिशंस करते रहते हैं पार्टिकल्स के। उसमें से 3 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है अल्फ़ा, एक होता है बीटा, एक होता है गामा। ओके, सो अल्फ़ा मतलब क्या होता है, अल्फ़ा मतलब होता है हीलियम न्यूक्लियस बेटा, हीलियम न्यूक्लियस। हाँ, ये न्यूक्लियस से ध्यान में रखो, हीलियम न्यूक्लियस होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन, मतलब हीलियम न्यूक्लियस क्यों बोलते हैं हम लोग, सर हीलियम आता है क्या, नहीं। देखो कहीं भी अगर हमें हीलियम न्यूक्लियस बोलते हैं, मतलब इसका मतलब वो ग्रुप है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को, इसको हम लोग हीलियम न्यूक्लियस बोलेंगे। तो इसको नाम दिया गया है अल्फ़ा। ये पॉजिटिवली चार्ज रहता है, 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन जितना, लेकिन पॉजिटिव, मतलब 2 प्रोटॉन जितना वहाँ पे चार्ज रहता है, बराबर है। देन बीटा मतलब होता है इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन, 2 टाइप के वहाँ पे बीटा डीके रहते हैं। ओके, और एक रहता है गामा, ओके। गामा मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं। तो ऐसे 3 टाइप के रेडिएशन हम लोग जनरली देखते हैं। तो इसमें हम लोग समझते हैं कि अल्फ़ा अगर इमिट होता है तो क्या होता है। अल्फ़ा मतलब मैंने अभी बताया, अल्फ़ा मतलब हीलियम न्यूक्लियस जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे, बराबर है। तो कोई भी पेरेंट न्यूक्लियस, इसको पेरेंट न्यूक्लियस बोलते हैं, यहाँ पे डिनोट किया जाता है मास नंबर, यहाँ पे डिनोट किया जाता है एटॉमिक नंबर। इसमें से अगर अल्फ़ा पार्टिकल, अल्फ़ा मतलब क्या होता है, अल्फ़ा मतलब होता है हीलियम न्यूक्लियस जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, मतलब टोटल 4। तो क्या हो जाता है, एटॉमिक मास नंबर जो है वो 4 से कम हो जाता है, और एटॉमिक नंबर जो है वो 2 से कम हो जाता है। क्योंकि हीलियम जो है ना 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन लेके चला गया ना, तो वो कहाँ से आए, वो इस पेरेंट न्यूक्लियस से आते हैं। यस, वो कहाँ से आते हैं, उस पेरेंट न्यूक्लियस से आते हैं। तो उसकी एक रिएक्शन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एग्जांपल। यस, देखो यहाँ पे 212 212 टोटल न्यूक्लियस थे, उसमें से 4 कम हो गए, 83 थे, यहाँ पे 2 कम हो गए। अल्फ़ा मतलब यहाँ पे होता है हीलियम न्यूक्लियस जिसमें 4 और 2, बराबर है। यस, देन नेक्स्ट होता है बीटा डीके। नेक्स्ट होता है बीटा डीके। अभी बीटा डीके कैसे समझेंगे हम लोग, तो देखिए बीटा मतलब क्या होता है, 2 टाइप के, एक होता है बीटा प्लस डीके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बीटा प्लस डीके, और एक होता है बीटा माइनस डीके। 2 टाइप के होते हैं। ओके, बीटा प्लस मतलब क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, सॉरी पॉजिट्रॉन रिलीज होता है, और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। ये पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एंटीमैटर, मतलब जिसका मास इलेक्ट्रॉन जितना लेकिन चार्ज प्रोटॉन जितना होता है, मतलब सेम बट पॉजिटिव। ओके, तो उसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक पेरेंट न्यूक्लियस है जिसमें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एटम मास नंबर और यहाँ पे एटॉमिक नंबर। इसमें से अगर पॉजिट्रॉन निकला तो क्या होगा, अभी पॉजिट्रॉन के पास मास है क्या, नहीं, सिर्फ चार्ज है। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो ले रहे हैं 1 और ये 0, बराबर। तो उसका मास नंबर सेम रहता है, और एटॉमिक नंबर जो है वो 1 से कम होता है। ओके, मास नंबर जो सेम रहता है एटॉमिक नंबर का, और कम होता है, एटॉमिक नंबर 1 से कम होता है, और उसमें एक पार्टिकल रिलीज होते हैं जिसको बोला जाता है न्यूट्रिनो। अभी न्यूट्रिनो क्या होते हैं, न्यूट्रिनो एकदम निग्लिजिबल मास वाले पार्टिकल्स रहते हैं, जिसमें मतलब जिसके थ्रू कुछ एनर्जी यहाँ पे हमें रिलीज होते हुए दिखती है। ओके, वैसे यहाँ पे बीटा डीके में क्या होता है, देखो एटॉमिक नंबर यहाँ पे हो जाएगा सेम, यहाँ पे हो जाएगा Z+1, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। अभी आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो नाम का पार्टिकल भी रिलीज होता है। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे
पॉजिट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो ये मास नंबर कैसे कम हुआ, बराबर ना। तो ये एटॉमिक नंबर कैसे कम हुआ, सॉरी एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे क्या हो जाता है ना, एक प्रोटॉन जो है, एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे न्यूट्रॉन में, एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन में, और यहाँ पे एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में। तो देखो यहाँ पे एक प्रोटॉन बढ़ गया ना, न्यूट्रॉन कम हो गया, प्रोटॉन बढ़ गया, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन सेम रहे, इसलिए एटॉमिक मास मतलब मास नंबर कैसा रहता है, सेम रहता है। ओके यहाँ पे क्या होता है कि इंटरमीडिएट रिएक्शंस होती है जिसको न्यूक्लियर रिएक्शंस भी बोलते हैं हम लोग। तो प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, उसमें ये जो पार्टिकल्स ही मैटर करते हैं। ओके प्रोटॉन से क्या होता है, एक पॉजिटिव, यहाँ पे देखो मतलब हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रोटॉन से क्या होता है, एक पॉजिटिव मतलब सिर्फ चार्ज निकल जाता है, सिर्फ चार्ज निकल जाता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज ही चला गया तो क्या बचा, न्यूट्रॉन जैसा हो जाता है। ओके इस तरीके से। तो वैसे यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रॉन में से क्या हो जाता है, न्यूट्रॉन में से यहाँ पे चार्ज निगेटिव चार्ज चला गया, न्यूट्रॉन देखो जीरो में से निगेटिव गया, मतलब वो क्या हो जाता है, जीरो में से निगेटिव गया मतलब वो पॉजिटिव हो जाता है ना, पॉजिटिव निगेटिव फिर से जीरो। वैसे यहाँ पे भी जीरो में से पॉजिटिव गया, बराबर है ना, तो क्या हो जाता है, सॉरी पॉजिटिव में से पॉजिटिव गया मतलब जीरो हो जाता है। मतलब देखो इसका चार्ज कितना था, +1, यहाँ पे +1 चला गया +0, यहाँ पे चार्ज कितना था 0, तो ये +1 ये -1, ऐसे इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। ओके तो ये होता है बीटा डीके, और बाद में होता है गामा डीके। गामा डीके मतलब क्या होता है, सॉरी गामा डीके क्या होता है कि गामा डीके मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इमिट होते हैं। गामा डीके मतलब जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इमिट होते हैं, जैसे मतलब गामा रे हमें पता होगा कि मोस्ट एनर्जेटिक रे हैं। ओके देन एक एग्जांपल हम लोग इसका देखते हैं बीटा डीके का। बीटा डीके के दो देखेंगे हम लोग। देखो जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन रिलीज होता है तो न्यूट्रिनो। यहाँ पे भी हमने देखा था, यस देखो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो एंटी न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन रिलीज होता है तो न्यूट्रिनो। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कोबाल्ट का यहाँ पे निकेल बन गया। तो बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि ये एलिमेंट कैसे चेंज हो जाते हैं। ओके एलिमेंट कैसे चेंज होते हैं, देखो एलिमेंट्स मतलब क्या है, एक कॉम्बिनेशन है प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का, एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन है। ओके मान लो किसी जगह पे 8 प्रोटॉन आ गए, ओके 8 न्यूट्रॉन आ गए, मतलब वो हो गया ऑक्सीजन, बराबर ना। तो वैसे ही होता है, अगर मान लो 6 प्रोटॉन आ गए 6 न्यूट्रॉन आ गए तो हो गया कार्बन। तो ऐसे ही होता है। तो इसलिए हम लोग कुछ देखो ये अभी आगे जाके और भी कुछ रिसर्च होंगे जिसमें हम लोग न्यूक्लियस पे भी कंट्रोल कर पाए, तो हम लोग किसी भी तरीके से कोई भी न्यूक्लियस या पे मतलब कोई भी सब्सटेंस बना सकते हैं इजीली। आज की डेट में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो कुछ पॉसिबल हुआ है, 100% नहीं हुआ है। ओके अगर 100% होता तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो महंगी हो जाती है, रेयर एलिमेंट्स जो महंगे हो जाते हैं वो हम लोग इजीली बना भी सकते हैं, है ना। तो लेकिन ठीक है फ्यूचर में पता नहीं हमें क्या क्या होगा। तो इस तरीके से आपने एक बीटा डीके की और गामा डीके की हम लोग रिएक्शन नहीं देखेंगे, हमने बस यहाँ पे समझा है कि क्या होगा, कोई भी वहाँ पे चेंज नहीं होता है। ओके मतलब गामा डीके मतलब देखो यहाँ पे ए, यहाँ पे जेड, यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियस, ओके और मतलब सेम ही रहेगा। और गामा डीके होगा, गामा मतलब क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ओके तो इस तरीके से हमने ये जो रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी वगैरह जो एक सारा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमने सीखा। तो आज के टॉपिक आप अच्छे से रिवाइज़ करिए। ओके आज के टॉपिक्स आप अच्छे से रिवाइज़ करिए, और कुछ भी डाउट होता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम पेज है, उस पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप कनेक्टेड रहिए। टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों भी हैं, और हमारे वेबसाइट भी है, वेबसाइट पे जाइए आप, सारे टेस्ट सीरीज़ आपको फ्री में अवेलेबल है। क्योंकि हमारा जो टेस्ट सीरीज़ प्लेटफॉर्म है वो महाराष्ट्र में सबसे पहला CET मॉक टेस्ट प्रोवाइड करने वाला प्लेटफॉर्म है, कॉर्क सॉल्यूशंस। ओके सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।